राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एमएसवाई अर्पित। तो दोस्तों आज अपन लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 सीबीटी 2 ग्रेजुएट लेवल का 13 अक्टूबर 2025 शिफ्ट 2 का पेपर करेंगे। सीबीटी 2 में 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, जिसमें शिफ्ट 1 मैंने डाल दी है। आई होप कि आप लोगों ने देखी होगी। और अब आज अपन करेंगे शिफ्ट 2। तो चलिए फिर अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस। तो देखिए ये क्वेश्चन बोनस है, क्योंकि उनको यहाँ पे 24 की पावर -3 लिखना था, लेकिन गलती से 24 -3 लिख दिया। फिर यहाँ पे ये 15 की पावर -3 लिखना था, और ये लिखना था 17 की पावर -3। तो ये क्या हुआ, मिसप्रिंट हो गया। इस वजह से ये क्वेश्चन बोनस होगा। अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से इसका आंसर देखूँ तो अपन जानते हैं कि अगर पावर सेम होती है तो जो बेस है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 24 × 15 × 17 की होल पावर -3। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों की यूनिट डिजिट जो है वो अलग अलग है, मतलब 2 की सेम है। लेकिन अगर 5 चौको 20 होता है तो मैं बोल सकता हूँ कि अपना जो आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट 0 आएगी, जो कि एकमात्र ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा अपने पास 6120 की होल पावर -3। और अगर पावर को पॉजिटिव करना हो तो जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये बन जाएगा 1/6120 की होल पावर 3। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। The simple interest on a certain sum of money at 8% per annum for 3 years is rupees 360 more than the simple interest on the same sum at 6% per annum for 3 year. Find the principal. तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि 8% पर एनम 3 साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 6% पर एनम 3 साल से 360 रुपये ज़्यादा है। तो प्रिंसिपल क्या होगा, तो प्रिंसिपल को अपन मानते हैं 100%। दोनों केस में सेम प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इंटू टाइम इन ईयर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, टाइम है 3 साल, तो 8 × 24%। और यहाँ पर जो होगा वो होगा 6% इंटू 3 मतलब 18%। और इनका डिफरेंस जो है वो आपको दे दिया 360 रुपये। यहाँ पर अपन से प्रिंसिपल पूछ रहा है जिसको अपन ने 100% माना था। तो ये 6% की वैल्यू अपन को आ गई 360। 6 से अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 6 से 60 बार में चला जाएगा, मतलब 1% की वैल्यू हो गई 60। तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 100 × 60, दैट इज 6000। ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द एवरेज ऑफ दीज। इनका एवरेज आपसे पूछा जा रहा है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो इन सब नंबर का जो डिफरेंस है वो बराबर है। दैट मीन्स कि ये नंबर जो है वो एपी में है। तो अगर नंबर कभी भी एपी में हो तो उस केस में एवरेज जो है वो डायरेक्टली इक्वल होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो गया 6, लास्ट टर्म हो गया 12 डिवाइड बाय 2। तो 6 + 12 18, 18/2 अगर आप करेंगे तो 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इज ग्रेटेस्ट। पूछा जा रहा है कि इनमें से सबसे बड़ा रेशियो कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन इनको P/Q की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये बन गया 43/76, ये बन जाएगा 38/51, ये बन जाएगा 30/74, और ये बन जाएगा 22/61। तो देखिए यहाँ पे जो आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो उनको तो डायरेक्ट एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो 30 का डबल 60 होता है, और 74 जो है वो 60 से बड़ा है। तो अगर इसको मैं सोल्व करना चाहूंगा तो ये 1/2 पॉइंट समथिंग आएगा। मैं बोल सकता हूँ कि 74 जो है 2 मतलब 2 से बड़ा है, तो ये 2 पॉइंट समथिंग कैंसिल आउट होएगा 30 से। और अगर डेन्यूमिनेटर 2 होता तो इस पूरे की वैल्यू बनती 0.5, लेकिन डेन्यूमिनेटर 2 से बड़ा हो गया। तो जब डेन्यूमिनेटर बढ़ाते हैं तो ओवरऑल नंबर घटता है। तो यहाँ पर अगर डेन्यूमिनेटर 2 से बड़ा हो गया तो फिर जो ओवरऑल नंबर है वो 0.5 से कम हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0.5 से कम आएगी, दैट इज लेस देन 0.5। फिर सेम तरीके से यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 22 का डबल होता है 44, और 61 जो है वो 44 से बड़ा है। तो ये भी 1/2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसकी भी जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो 0.5 से कम आएगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 38 का जो डबल है वो होता है 76, और 51 जो है 76 से छोटा है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि ये 1/1 पॉइंट समथिंग आएगा। और 1 पॉइंट समथिंग आने का मतलब है कि ये 2 से कम है। तो डेन्यूमिनेटर अगर छोटा है तो ओवरऑल नंबर बढ़ेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि इस पूरे की जो वैल्यू आएगी वो 0.5 से बड़ी आएगी। और सेम तरीके से यहां पर भी आप देख सकते हैं कि 43 का जो डबल है वो 86 होता है। तो इसकी भी जो वैल्यू आएगी वो 0.5 से बड़ी आएगी। तो यहां पर आप ऑप्शन सी और ऑप्शन डी इन दोनों को तो डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि अपन पक्के तौर पे कह सकते हैं कि ये दोनों तो सबसे बड़े नहीं होने वाले।
जो बड़ा अपन को मिलेगा वो या तो ए में मिलेगा या बी में मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे काफी सारे तरीके हैं अपन के पास। एक तो आप डायरेक्ट डिवाइड करके भी देख सकते हो, दूसरा यहाँ पर आप डिफरेंस को भी बराबर करके कर सकते हो। डिफरेंस को कैसे बराबर किया जाता है, तो जैसे इनका डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास आएगा 6 में से 3 गया 3, 7 में 4 गया 3, और यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो 11 में से 8 गया 3, 4 में से 3 गया 1, तो यहाँ पर 33 है, यहाँ 13 है, मतलब डिफरेंस बराबर नहीं है। तो डिफरेंस बराबर करने के लिए अपन क्या करते हैं, ये पहले वाले को आप 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और दूसरे वाले को 33 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर भी जो डिफरेंस आएगा वो 33 इंटू 13 आ जाएगा, और सेकंड वाले में भी जो डिफरेंस आएगा वो 13 इंटू 33 आ जाएगा। अब जब अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो इनके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना होता है, केवल और केवल अपन न्यूमरेटर देखेंगे, तो ये अपना पहले वाला बन जाएगा 43 इंटू 13 और दूसरा वाला बन जाएगा 38 इंटू 33। अब इन दोनों में जो बड़ा वो ही ओवरऑल बड़ा बन जाएगा। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि ऑब्वियस है कि 38 इंटू 33 बड़ा आएगा, क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो जैसे 30 इंटू 30 भी मैं करता हूं तो 900 होता है, और यहां पर तो अगर आप 45 इंटू 10 भी करेंगे तो वो 450 ही जाएगा, मतलब ये लगभग 500 के करीब होगा, बट ये तो आपके 1000 के करीब पहुंच जाएगा, उससे भी ज्यादा ही चला जाएगा। दैट मीन्स कि ऑब्वियस है कि यही वाला बड़ा होगा, तो मैं बोल सकता हूं कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब एक और तरीका यहां पर आप लगा सकते हो, यहां पर केवल अपने पास 2 ही ऑप्शन बचे, बाकी 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं। अगर 3-4 ऑप्शन होते हैं तो फिर उस केस में अपन डिफरेंस वाले मेथड पे चलते हैं, लेकिन अगर 2 ही ऑप्शन अपने पास बचे होते हैं तो फिर उस केस में तो आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा, तो जहां पर न्यूमरेटर है वहां पर आपको नंबर को लिखना है, जैसे 43 इधर न्यूमरेटर है तो ये बन गया 43 इंटू 51, इधर 38 है न्यूमरेटर तो इधर बन गया 38 इंटू 76। अब इन दोनों में जो बड़ा वही ओवरऑल बड़ा, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं, आप चाहे तो चेक कर लेना, 38 इंटू 76 आपका बड़ा आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर 189, 48 एंड 195, व्हाट इज इट्स एरिया। तो देखिए यहाँ पे आपको ट्राइंगल की साइड दे रखी है और उसका एरिया पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि अगर ये तीनों साइड जो है वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रही होगी, इसका मतलब है कि ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा, और अगर ट्राइंगल राइट एंगल होगा तो फिर एरिया जो है वो डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर अपन चाहे तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि मान के चलिए कि ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगी ही करेगी, तभी जाके उसने इस तरीके के ऑप्शन दिए। अगर वो हीरोन्स फॉर्मूले पे ज्यादा होता तो फिर ऑप्शन जो है वो अपने पास मेनली स्क्वायर रूट में होते, लेकिन एकदम इंटीजर ऑप्शन आपको दे रखे हैं, दैट मीन्स कि हो सकता है कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट हो। अब पक्के तौर पे तो फिर भी अपन नहीं कह सकते, बट अगर अपने पास टाइम कम है तो फिर अपन इतना रिस्क ले सकते हैं, और अगर ऑप्शन मैच कर जाए तो अच्छी बात है। तो यहां पर आप देखिए, अगर आपको चेक करना है, आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तो फिर आप इनको एक बार चेक कर लीजिए कि क्या सच में ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है क्या, बिकॉज बड़े नंबर है तो ट्रिपलेट याद रखना तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर अपन को चेक ही करना पड़ेगा। अब यहां पर अपन जानते हैं कि इन तीनों में जो भी सबसे बड़ा वैल्यू है वही अपनी हाइपोटेनियस होगी, और वो है 195। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट को फॉलो करेगी तो 195 स्क्वायर इक्वल टू 189 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर होना चाहिए। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो अब यहां पर आप देखिए यूनिट डिजिट 5 है, अगर यूनिट डिजिट 5 हो तो उस केस में स्क्वायर करना काफी आसान होता है। 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25, और फिर इस 19 में 1 जोड़ दीजिए, 19 में 1 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, और 19 इंटू 20 कर दीजिए, तो 19 इंटू 20 अगर आप करेंगे तो 19 दूनी 38, मतलब ये बन गया 380। तो इसका जो स्क्वायर है वो बन गया 38025। फिर यहाँ पर 189 है आपके पास, तो अब 189 में आपको क्या करना है, इसको 2 भागों में तोड़ना है। तो देखिए 2 भागों में अपन यहाँ पर इसको 18 और 9 इस तरीके से तोड़ेंगे। सबसे पहले आप 9 का स्क्वायर कीजिए 81, 8 कैरी चला गया। फिर अब यहाँ पे 18 इंटू 9 इंटू 2 कीजिए, तो 18 इंटू 9 इंटू 2 करेंगे तो 9 दूनी 18, तो 18 इंटू 18 हो गया 324, और 8 कैरी गया था, दैट मीन्स आ गया 332। तो अब 33 कैरी चला गया। अब ये जो 18 है इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 324, 324 प्लस 33 अगर आप करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 357, 357 प्लस 48 का स्क्वायर। तो यहां पर आप देखिए 48 का स्क्वायर सेम तरीके से अपन करेंगे, इसको भी 2 भागों में तोड़ दीजिए, तो 4 और 8, फिर 8 का स्क्वायर 64 की 4, 6 कैरी चला गया। फिर 8 चौको 32, 32 दूनी 64, और 64 और 6 70 की 0, 7 कैरी चला गया। 4 का स्क्वायर 16, 16 और 7 23। तो यहां पर अगर आप इन दोनों को सम करेंगे तो 4 और 1 5, ये 2, 7 3 10 की 0, 1 कैरी चला गया, 6 और 2 8, और ये 3, 38025। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि दोनों ये बराबर हो गए, दैट मीन्स कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। और अगर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है तो फिर एरिया डायरेक्ट इक्वल हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
अब यहाँ पर अपन जानते हैं कि जो हाइपोटेनियस है वो फिक्स होती है, इसके अलावा बेस और हाइट तो किसी को भी कुछ भी माना जा सकता है। जैसे अगर मैं 189 को बेस मान लूं तो 48 अपनी हाइट हो जाएगी, और अगर मैं 48 को बेस मान लूं तो फिर 189 अपनी हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप किसी को कुछ भी मानोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज फॉर्मूले में इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है अपन को मेनली, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो 189 इंटू 48 करूं या 48 इंटू 189 करूं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 2 से अपना कितनी बार में चला गया, ये चला गया 24 टाइम्स। तो यहाँ पर अपन यूनिट डिजिट का सहारा ले सकते हैं, बिकॉज चारों ऑप्शन की यूनिट डिजिट अलग है। तो 9 चौको होता है 36, दैट मीन्स की जो यूनिट डिजिट आएगी वो 6 आएगी, जो कि एकमात्र ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। इवेल्यूट द फॉलोइंग, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है इसको तो मैं अलग कर देता हूं। पहले ये जो अपने छोटे मोटे लोग हैं इनको कर देते हैं। तो 5/4 माइनस 4/3, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 4 तो ये 12 एलसीएम आ गया, 4 का 3 बार में, 3 पंजे 15, 3 का 4 बार में, 4 चौको 16, तो ये आ गया आपके पास -1/12। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ब्रैकेट में डेनोमिनेटर जो है वो आया है 1 + 3/7, तो ये बन जाएगा 7 + 3/7, दैट इज 10/7। तो ये अपने पास आ गया 1/10/7, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 7/10। तो ये ब्रैकेट की वैल्यू तो आ गई 7/10, और बाकी ये जो है 5/4 - 4/3 आपने किया था, तो ये था -1/12। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि 60 अपना एलसीएम आ जाएगा, जो कि एकमात्र ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो यही आंसर हो जाएगा। 10 का 6 बार में तो 7 6 के 42, 12 का 5 बार में तो 42 - 5 मतलब 37/60। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इस पूरे की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए एक आसान सा सवाल है, डायरेक्ट अपन इसको कर सकते हैं। सबसे पहले 4 का स्क्वायर अपन जानते हैं 16 होता है। फिर यहाँ पर है √6², तो इसको अपन लिख सकते हैं 6² की होल पावर हाफ। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। तो अपन जानते हैं कि पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो 2 × हाफ जो है वो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये अपने पास आ जाएगा 6 के बराबर। दैट मीन्स ये आ गया 6। फिर -5 × √9 होता है 3 के बराबर, तो ये अपने पास आ गया 16 और 6 हो गया 22, 5 3 15 -11, 22 में से 15 गया 7, और 7 - 11 अगर आप करेंगे तो आ जाएगा -4, ऑप्शन नंबर सी। द एलसीएम ऑफ द नंबर्स, इनका एलसीएम अपन से पूछा जा रहा है। तो अब आप यहां पे देखिए, सबसे पहले तो 5 और 155 की अगर मैं बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कि 155 जो है वो 5 का मल्टीपल है, इस वजह से इन दोनों का जो एलसीएम है वो तो 155 ही हो जाएगा। फिर 155 और 83 के एलसीएम की अगर आप बात करेंगे तो 155 को आप ब्रेक करना चाहेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 5 × 31, और 81 तो अपना 83 तो 83 रहेगा। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स कि ये दोनों आपस में कोप्राइम नंबर है, और अगर ये दोनों आपस में कोप्राइम नंबर है तो फिर इनका जो एलसीएम होगा वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगा, तो 155 × 83। तो अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो यूनिट डिजिट से तो अपन नहीं चल सकते, बिकॉज सब में यूनिट डिजिट 5 है। तो अपन यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 155 का 3 बार में अपने पास हो जाता है 150 × 3 450, 5 3 15 मतलब हो गया 465, 46 कैरी चला गया, और 15 × 8 हो गया 120, 120 का मतलब बन गया 1200, और 8 पंजे 40, तो ये हो गया 1240, और 1240 और 46 अपना कैरी गया था, तो 1286, 12865, ऑप्शन नंबर सी। देन नंबर दिस इज डिविजिबल बाय, तो यहां पे अपन से पूछा जा रहा है कि ये नंबर इन चारों में से किससे डिवाइड होगा। तो देखिए सबसे पहले तो अगर इनको अपन तोड़ना चाहें तो 117 को मैं लिख सकता हूं 13 × 9, फिर 99 को मैं लिख सकता हूं 9 × 11, फिर 108 की अगर मैं बात करूं तो इसको भी आप 9 के मल्टीपल में लिख सकते हो, 9 × 12 आप बोल सकते हो उसको, है ना, 12 का 9 बार में 108, और 102 को अगर आप तोड़ना चाहेंगे तो इसको आप तोड़ सकते हो 2 × 51, और 51 को फर्दर अगर आप तोड़ेंगे तो इसको आप बोल सकते हो 17 × 3। तो यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो अपन चेक करते हैं क्या ये जो नंबर है वो 9 का मल्टीपल है क्या, बिकॉज 3 ऐसे ऑप्शन है जो कि 9 के मल्टीपल है। तो अगर इस नंबर को ए, बी या सी इन तीनों में से किसी से भी डिवाइड होना है तो फिर 9 से डिवाइड होना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले यही चेक कर लेते हैं। तो 9 के लिए अपन जानते हैं कि जो सम ऑफ डिजिट्स है वो डिवाइड बाय 9 होनी चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, जो भी 9 के मल्टीपल है उनको हटाते जाते हैं। तो देखिए ये अपना 9 का मल्टीपल है, हटा दीजिए, ये भी 9 का मल्टीपल है, हटा दीजिए,
फिर 6 + 3 9 होता है तो इसको भी हटा दीजिए, और 1 + 8 9 होता है तो इसको भी हटा दीजिए। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि सारे नंबर 9 से खत्म हो गए, तो ये पूरा नंबर जो होगा वो 9 से डिवाइड होगा। अब अगर ये नंबर 9 से डिवाइड होगा तो ऑप्शन डी में आप देखेंगे तो कहीं भी 9 अपने पास नहीं आ रहा। इसको अपन तोड़ के लिख सकते हैं 2 × 17 × 3, और 2 × 17 × 3 में कहीं भी 9 नहीं है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि ऑप्शन डी से तो ये डिवाइड नहीं हो सकता। तो अब अपने पास बच गए ए, बी और सी। इसके बाद में बी पे अगर बात करूं तो बी में आ रहा है 12, जिसको मैं तोड़ के 3 × 4 लिख सकता हूं। दैट मीन्स कि अगर ऑप्शन नंबर बी से इसको डिवाइड होना है तो फिर 4 से डिवाइड होना पड़ेगा। और अगर आप इसकी मतलब 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो ये होता है कि लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए। इसकी लास्ट की 2 डिजिट है 38, और 38 क्या 4 से डिवाइड होता है क्या? तो 38 4 से डिवाइड नहीं होता। दैट्स वाई ये ऑप्शन बी से भी डिवाइड नहीं हो सकता। फिर अब अपने पास बचा ए और सी। तो यहां पर अपन 9 से तो डिवाइड हो ही चुका था, अब अपन को चेक करना है या तो ये 13 से होगा या 11 से होगा। तो देखिए 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो थोड़ा आसान है, तो 11 पे अपन चलते हैं पहले। अगर वो 11 से नहीं हुआ तो फिर ऑब्वियस है कि 13 से होना ही है, बिकॉज चारों में से कोई एक ऑप्शन तो होगा ही होगा। अगर एक भी नहीं होगा तब तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो क्वेश्चन ही बोनस हो गया। तो वैसा तो नहीं है, कोई ना कोई एक तो होगा। तो अगर सी नहीं होगा तो फिर ए होगा। तो यहाँ पर अपन इन दोनों में से केवल एक से चेक करेंगे, 11 से चेक कर लेते हैं। तो देखिए 11 का रूल क्या बोलता है कि 2 के पेयर आप बना लीजिए। जैसे 8 में से 3 घटा दीजिए, 5 आ जाएगा। 1 में से 9 घटा दीजिए, -8 आ जाएगा। और 9 में से 6 घटा दीजिए, 3 आ जाएगा। फिर इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए। तो देखिए 3 + 5 8, और 8 में से 8 गया 0, तो इनका जो सम आएगा वो 0 आएगा। और 0 जो है वो एक ऐसा नंबर होता है जो संसार में सभी नंबर से डिवाइड होता है 0 के अलावा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 0 11 से डिवाइड हो रहा है। अगर 0 11 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। 9 से तो पहले ही डिवाइड हो गया था, 11 से भी हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ कि 99 से भी डिवाइड होगा। अब यहाँ पर अगर ऑप्शन सी अपना आंसर आ चुका है तो फिर ऑप्शन ए नहीं हो सकता, बिकॉज सिंगल करेक्ट है। ठीक है, चलिए। तो यहां पर अगला क्वेश्चन है द एजेज ऑफ पी एंड क्यू आर इन द रेशियो 5:9। इफ पी एज इज 25 ईयर देन क्यू इज हाउ मेनी ईयर्स ओल्डर देन पी। तो पी और क्यू की एज का रेशियो आपको दे रखा है 5:9। पी की एज आपको दे रखी है 25 ईयर, और पूछा जा रहा है जो क्यू है वो पी से कितने साल बड़ा है। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि 5 यूनिट की वैल्यू अपन को 25 दे दी, जो कि 5 का 5 टाइम्स होता है। तो यहां पर भी आप 5 टाइम्स कर दीजिए, तो 9 पंजे हो गया 45। दैट मीन्स की क्यू की एज हो गई 45, और आपसे पूछा जा रहा है कि क्यू जो है वो पी से कितना बड़ा है। तो इन दोनों का डिफरेंस, तो 45 - 25 मतलब 20 साल। दैट मीन्स की 20 साल बड़ा है। ऑप्शन नंबर बी। ए बोट ट्रेवल्स डाउन स्ट्रीम एट ए स्पीड ऑफ 25 km/h एंड अप स्ट्रीम एट ए स्पीड ऑफ 15 km/h। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो देखिए बोला जा रहा है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है बोट की वो है 25 km/h, और बोट की डाउन स्ट्रीम स्पीड को अपन S1 + S2 मानते हैं, जहां पर S1 है बोट की स्पीड रुके हुए पानी में, और S2 है पानी की स्पीड। और सेम तरीके से अप स्ट्रीम स्पीड जो है वो S1 - S2 मानी जाती है। ये आपको दे रखी है 25 के बराबर, और ये आपको दे रखी है 15 के बराबर। यहां पर आपसे स्ट्रीम की स्पीड पूछ रहा है, जिसको S2 माना जाता है। स्ट्रीम मतलब नदी की स्पीड। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि पहली वाली इक्वेशन में थे, दूसरी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 25 - 15/2, तो आ जाएगा 10/2 मतलब 5 km/h। ऑप्शन नंबर बी। ए शॉप ऑफर्स 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10, 15 एंड 20% ऑन ए प्रोडक्ट। फाइंड द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज दैट वुड रिजल्ट इन द सेम फाइनल प्राइस। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक शॉप है जो कि 3 तरह के सक्सेसिव डिस्काउंट देती है, 10, 15 और 20। तो अपन से पूछा जा रहा है कि इन तीनों का सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा। तो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट में चेंज करने का फॉर्मूला अपन जानते हैं। अगर 2 होते हैं तो 2 के लिए फॉर्मूला होता है x1 + x2 - x1 x2 / 100, और अगर 3 होते हैं तो 3 के लिए होता है x1 + x2 + x3 - x1 x2 + x2 x3 + x3 x1 डिवाइड बाय 100 प्लस x1 x2 x3 डिवाइड बाय 10,000। तो यहां पर डायरेक्ट 3 का ही फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। x1 x2 x3 की वैल्यू आपको दे रखी है, तो x1 हो गया 10, ये हो गया 15, ये हो गया 20, माइनस 10 × 15 अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 150, 15 × 20 अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 300, और 10 × 20 अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 200 डिवाइड बाय 100, प्लस 10 × 15 × 20, तो 15 दूनी 30, 30 का मतलब बन गया 3000, तो 3000 बटा 10,000।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना हो गया, ये हो गया 10 + 20 30, 30 + 15 45, माइनस 300 और 200 500, 500 और 150 हो गया 650, 650 बाय 100 करेंगे तो आ जाएगा 6.5 प्लस 0.3। 45 में से अगर मैं 6.5 घटाऊंगा तो अपने पास आ जाता है 38.5, और 38.5 में अगर आप 0.3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 38.8। तो जो ओवरऑल सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा वो होगा 38.8% का। ऑप्शन नंबर बी। There are 80 students in a hostel. Due to new admissions, 30 new students join the mess and the daily expense of the mess increases by rupees 260, while the average expenditure per head diminishes by rupees 10. What was the original daily expenditure of the mess? तो देखिए बोला जा रहा है कि एक हॉस्टल में 80 स्टूडेंट है, लेकिन 30 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन करने की वजह से मेस का जो डेली एक्सपेंस है वो 260 रुपये बढ़ गया, जबकि एवरेज एक्सपेंडिचर जो है पर हेड वो 10 रुपये घट गया। तो अपन से पूछा जा रहा है कि ओरिजिनल डेली एक्सपेंडिचर क्या था मेस का। तो अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ओरिजिनल डेली एक्सपेंडिचर को 100 रुपये मान लेता हूँ कि हर दिन जो है 30 स्टूडेंट ज्वाइन होने से पहले हर दिन 100 रुपये खर्च होते थे, और जो एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड है उसको मैं ओरिजिनल वाई मान लेता हूँ, मतलब ये 30 स्टूडेंट ज्वाइन होने से पहले एक कैंडिडेट पे वाई रुपए का खर्चा आता था। तो अब आप यहाँ पे देखिए एक कैंडिडेट पे वाई का खर्चा आ रहा है और 80 स्टूडेंट है, तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, तो टोटल खर्चा हो जाएगा 80 वाई, और यहाँ पर मैंने जो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर माना है उसको एक्स माना है, मतलब जो खर्चा मैंने माना है वो 100 रुपये माना है, तो मैं बोल सकता हूँ ये दोनों हो जाएंगे अपने पास बराबर। तो 80 वाई इक्वल टू आ गया एक्स। अब क्या हो रहा है यहाँ पे 30 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन हो गए, तो 80 + 30 अब कितने स्टूडेंट हो गए, तो मैं बोल सकता हूँ कि टोटल 110 स्टूडेंट हो गए। और यहाँ पर जो एवरेज एक्सपेंडिचर है वो 10 रुपये घट गया, पहले वाई रुपए का खर्चा आता था एक जने पे, तो अब कितना आएगा वाई - 10, और टोटल कितने जने 110, तो जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर होगा वो हो जाएगा 110 इंटू वाई - 10। दिस इज इक्वल टू, यहां पर बोला जा रहा है कि जो डेली एक्सपेंस है वो 260 रुपये बढ़ गया, पहले 100 रुपये था तो बढ़ के कितना हो जाएगा x + 260, तो ये अपने पास बराबर हो जाएगा x + 260 के। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं दो इक्वेशन दो वेरिएबल, और यहां पर अपन से ओरिजिनल डेली एक्सपेंडिचर पूछ रहा है जो कि अपन ने x माना है, तो x की वैल्यू यहां पे अपन को निकालनी है। तो आप चाहे तो डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, तो यहां पे मैं सीधा y = x/80 पुट कर देता हूं, तो ये आ जाएगा 110 इंटू x/80 माइनस 1100 इक्वल टू x + 260। तो ये 1 0 तो अपना कैंसिल आउट हो गया, ये x इधर आएगा, तो ये अपने पास बन जाएगा 11x - 8x/8 इक्वल टू 260 + 1100। तो ये बन गया 3x/8 इक्वल टू, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ x इक्वल टू आ जाएगा अपने पास, ये बन गया 1360 × 8/3। तो ये आएगी x की वैल्यू। अब यहाँ पर आपसे जो x की वैल्यू पूछ रहा है वो नियरेस्ट टेंस में पूछ रहा है, तो चलिए सबसे पहले तो इसको सोल्व कर ही लेते हैं। 3 से यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 3 का 4 बार में 12, 3 का 5 बार में 15 और 10 आ गया, तो 3 3 9, और डिसमल के बाद एक डिजिट डाल देते हैं, तो 8 3 24 की 4, 2 कैरी चला गया, 24 और 2 26 की 6, 2 कैरी चला गया, 40 और 2 42 की 2, 4 कैरी चला गया, 32 और 4 36। तो ये अपने पास आ गया 3626.4, लेकिन यहाँ पे अपन को नियरेस्ट टेंस में आंसर बताना है, तो नियरेस्ट टेंस आप बोल सकते हो कितना हो जाएगा 3630। ऑप्शन नंबर बी। If 10,000 becomes 12,100 in 2 years at compound interest compounded annually, what is the annual percentage rate of compounding? देखिए बोला जा रहा है कि अगर 10,000 रुपए 2 साल में 12,100 बन जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर, जहां पर कंपाउंडिंग एनुअली हो रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा पर एनम। तो यहां पर आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, अमाउंट आपको दे रखा है, प्रिंसिपल आपको दे रखा है और टाइम आपको दे रखा है। तो यहां पर सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ओवरऑल कितने इंटरेस्ट अपन को मिलता है ये निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो कंपाउंड इंटरेस्ट अपने पास आ जाएगा 12,100 - 10,000 मतलब 2,100। और अगर आपको ओवरऑल इंटरेस्ट पूछा जा रहा है तो ओवरऑल इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा CI/प्रिंसिपल × 100%। तो ये 2 0 अपना कैंसिल आउट हो गया, दैट मीन्स आ गया 21%। इसका मतलब ओवरऑल जो है 2 साल में 21% का इंटरेस्ट मुझे मिलेगा। अब यहां पर देखिए 21 एक नॉन नंबर है, आप जानते हो कि अगर मैं 10 को 2 बार कंपाउंड करता हूं तो मुझे 21 मिलता है, दैट मीन्स कि जो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा पर एनम वो हो जाएगा अपने पास 10%। इसको निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला अपन जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है
2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 21। अब यहाँ पर आप चाहे तो क्वाड्रेटिक बना के इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उन सब की जरूरत नहीं है। कुछ नॉन वैल्यूज पे आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, जैसे 5%, 10%, 20%, इन पे 1 साल 2 साल 3 साल इनका नंबर याद होना चाहिए कि ये कितने हो जाते हैं कंपाउंड करने पे। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल्स हिज गुड एट कॉस्ट प्राइस, हाउएवर ही यूजेज ए बेट दैट एक्चुअली बेट्स 37% लेस देन व्हाट इज रिटन ऑन इट, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखिए बोला जा रहा है कि एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जो कि ये क्लेम करता है कि मैं अपने गुड्स को कॉस्ट प्राइस पर बेचता हूं, लेकिन असलियत में वो 37% लेस वेट इस्तेमाल करता है। तो अपन से पूछा जा रहा है कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो जब कभी भी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन आए तो उस केस में आप हमेशा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालिए। अब यहां पर जो वो क्लेम कर रहा है कि मैं अपने गुड्स को कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा हूं, दैट मीन्स कि 1 रुपए की चीज को मैं 1 रुपए पर ही बेच रहा हूं, लेकिन यहां पर असलियत में वो 37% लेस वेट इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कोई ग्राहक आएगा, उसने उससे 100 ग्राम सामान मांगा, तो अब जो ग्राहक है उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे को 100 ग्राम मिल रहा है, लेकिन असलियत में 37% कम मिल रहा है। 100 में अगर आप 37% कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 63%। दैट मीन्स कि असलियत में उसको 63 ग्राम सामान ही मिल रहा है। तो जो शॉपकीपर है उसको कॉस्ट प्राइस 63 ग्राम का ही पड़ेगा, बट जो ग्राहक है वो पूरे 100 ग्राम का पैसा देके जाएगा। तो शॉपकीपर को जो सेलिंग प्राइस मिलेगा वो पूरे 100 ग्राम का मिलेगा। तो यहां पर अपन क्या करते हैं, इनका कंबाइंड रेशियो निकालते हैं। तो यहां पर ये आमने सामने आप कैंसिल आउट कर सकते हो और आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहां पर वैसे 1 है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो यही चीज आ जाएगी। तो 63/100, दैट मीन्स की 37 रुपीज का फायदा है कितने पे, 67 पे, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो यहां पर सॉरी 67 नहीं 63 डिवाइड बाय 63। तो यहां पर आप देख सकते हो चारों का जो डेनोमिनेटर है वो 63 ही है अपने पास। तो यहां पर अपन चाहे तो यूनिट डिजिट का सारा ले सकते हैं। मैं इसको लिख सकता हूं 3700/63। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो इसको आप क्या लिखेंगे, तो इसको आप लिखेंगे 60 × 63 प्लस 46/63। तो नीचे का तो सेम रहेगा, मेन क्या है ऊपर न्यूमरेटर की अपन को यूनिट डिजिट देखनी है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं 0 × 3 0, 0 + 6, तो इसकी यूनिट डिजिट आई 6, लेकिन अपनी क्या आनी चाहिए थी, 0 आनी चाहिए थी। तो ये आंसर नहीं हो सकता। सेम तरीके से ये बन जाएगा 8 × 3 24, 24 का मतलब 4, 4 + 6 10, तो इसकी यूनिट डिजिट आ गई 0। लेकिन एक बार अभी और भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 4 × 3 12 की 2, 2 और 6 18 की 8, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि ये भी आंसर नहीं हो सकता। फिर 3 × 3 9, 9 और 6 15 की 5, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि एकमात्र ऑप्शन है जिसकी यूनिट डिजिट 0 है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन की यूनिट डिजिट 0 आती तो फिर उस केस में अपन यूनिट डिजिट से नहीं चल सकते थे, फिर अपन को या तो डिजिटल सम लगाना पड़ता या फिर उसको ओवरऑल सोल्व करना पड़ता। ए पर्सन कवर्स सर्टेन डिस्टेंस इन 13 आवर्स एट ए स्पीड ऑफ 3 km/h and some more distance in 15 hours at a speed of 6 km/h. Find his average speed for the entire distance covered. तो देखिए बोला जा रहा है कि एक आदमी जो है वो 3 km/h की स्पीड से 13 घंटे में कुछ सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है, और फिर सेम आदमी 6 km/h की स्पीड से 15 घंटे में कुछ सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है। तो अपन से पूछा जा रहा है कि उसकी ओवरऑल एवरेज स्पीड क्या होगी। तो देखिए एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहां पर अपन को डिस्टेंस नहीं दे रखा, तो डिस्टेंस अपन निकाल सकते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू होता है टाइम इंटू स्पीड। तो सबसे पहले तो 3 km/h की स्पीड से 13 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो वो हो जाएगा अपने पास 13 × 3 दैट इज 39 किलोमीटर। और फिर 6 km/h की स्पीड से 15 घंटे में जो डिस्टेंस वो कवर करेगा वो हो जाएगा 15 × 6 मतलब 90 किलोमीटर डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो यहां पर पहले टाइम लग रहा है 13 घंटे और फिर दूसरे केस में टाइम लग रहा है 15 घंटे। तो ये अपने पास आ गया 129/28। तो आप देख सकते हैं फिर से चारों ऑप्शन का जो डिनोमिनेटर है वो तो 28 है। तो यहां पे मैं फिर से यूनिट डिजिट से चल सकता हूं। तो इसकी यूनिट डिजिट बनेगी 8 × 1 8, 8 + 7 15 मतलब 5। तो ये तो आंसर नहीं हो पाएगा, बिकॉज यूनिट डिजिट क्या आनी चाहिए, 9 आनी चाहिए। 8 × 5 = 40 की 0, 0 और 7 7, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 8 × 4 = 32, 32 का मतलब 2, 2 और 7 9, तो इसकी यूनिट डिजिट 9 आई। लेकिन एक बार ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं। 8 8 = 64, तो 4, 4 + 7 11, मतलब इसकी यूनिट डिजिट आई 1, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो एकमात्र ऑप्शन है जिसकी यूनिट डिजिट 9 है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ए शॉपकीपर लिस्ट द प्राइस ऑफ ए फैन एट 50% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस
and offers a 10% discount on its list price. If he earns a profit of rupees 56, then what is the list price of the fan? तो देखिए बोला जा रहा है कि एक शॉपकीपर जो है वो अपने फैन की मार्क प्राइस को कॉस्ट प्राइस से 50% ऊपर मार्क करता है। लिस्ट प्राइस का मतलब मार्क प्राइस ही होता है, दोनों एक ही चीज है। तो यहाँ पे मैं कॉस्ट प्राइस को 100 रुपीज मान लेता हूँ, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? तो मार्क प्राइस जो है वो इससे 50% ऊपर है, तो 100 का 50% हो गया 50, दैट मीन्स कि इससे 50 ऊपर मतलब कितना हो गया 150। तो जो मार्क प्राइस है वो हो गया 150। अब बोला जा रहा है कि वो 10% का डिस्काउंट देता है और प्रॉफिट जो होता है वो 56 रुपीज का होता है। तो देखिए मार्क प्राइस पे जब भी डिस्काउंट अपन देते हैं तो उसके बाद जो वैल्यू निकल के आती है उसी को अपन सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो बनेगा वो बनेगा 150 पे 10% का डिस्काउंट। 10% का डिस्काउंट देने का मतलब हो गया कि जैसे अगर मैं मार्क प्राइस को 100% मानूं तो 100 माइनस 10 मतलब 90%। तो जो सेलिंग प्राइस होगी वो हो जाएगी 150 की 90%। तो यहाँ पे 2 जीरो अपना कैंसिल आउट हो गया, 15 का 9 बार में 135। तो सेलिंग प्राइस आ गया 135 और अपन जानते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस 135, कॉस्ट प्राइस 100, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा 35। दैट मीन्स की 35 यूनिट की वैल्यू मेरे को 56 दे रखी है और लिस्ट प्राइस जो कि मैंने 150 माना है उसकी वैल्यू मुझसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप 7 से काट सकते हैं, 7 से 5 बार में, 7 से 8 बार में, तो 5 यूनिट की वैल्यू हो गई 8 और ये 5 का कितनी बार में हो जाता है? 30 बार में हो जाता है। तो इधर भी आप 8 का 30 बार में कर दीजिए, तो 8 3 24 मतलब 240। इसका मतलब मार्क प्राइस जो होगी वो हो जाएगी 240, ऑप्शन नंबर डी। फ्रॉम ए बस डिपो बसेज लीव एवरी 8 मिनट एंड ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट रोड एट ए स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए बोला जा रहा है कि एक बस डिपो से हर 8 मिनट के अंतराल पे बसें निकलती है और बस की स्पीड यहां पर अपन को दे रखी है 24 किलोमीटर पर आवर। तो मैं मान लेता हूं कि ये अपना बस डिपो है, तो इस बस डिपो से हर 8 मिनट के बाद बसें निकल रही है। जैसे मान लेते हैं ये जो पहली बस 8 बजे निकली, तो फिर उसके बाद 8:08 पे दूसरी बस निकलेगी, फिर 8:16 पे तीसरी निकलेगी, फिर 8:24 पे चौथी निकलेगी। इस तरीके से हर 8-8 मिनट में बसें निकलती जा रही है। तो ये पहली बस निकली, फिर इसके 8 मिनट बाद दूसरी बस निकली। तो इनमें जो मतलब अंतराल होगा, टाइम जो इनका बीच का डिफरेंस होगा टाइम का, वो हो जाएगा 8 मिनट। अपन से बोला जा रहा है कि ए ट्रेवलर मूविंग टुवर्ड्स द डिपो अलोंग द सेम रोड मीट्स द बसेज एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 6 मिनट। अब हो क्या रहा है कि सामने वाली साइड से एक ट्रेवलर चल के आ रहा है इन बसेज की तरफ और वो इन बसेज से हर 6-6 मिनट के अंतर पे मिलता है। मतलब जैसे पहली बस से वो जब मिला होगा उसके 6 मिनट बाद दूसरी बस से मिलेगा। तो वो ट्रेवलर यहां से आ रहा है, मान लेते हैं कि वो पहली बस से इधर मिला, फिर ये ट्रेवलर थोड़ा आगे चला होगा, अब ये जो पीछे से बस आ रही है इससे ये यहां पर मिला होगा मान लेते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो अपन को दे रखा है 6 मिनट का। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये काफी बार पहले भी पूछा जा चुका है और मैंने अपने चैनल पे इसकी एकदम डिटेल वीडियो बताई हुई है और उसका फॉर्मूला भी मैंने बताया हुआ है। फॉर्मूला कैसे आया ये भी मैंने वहां पे डिराइव किया है, तो उसको आप जाके देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा। मैं पूरा डेरिवेशन नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था वो मैंने आपसे यहाँ पर भी समझा दिया और अगर उस वीडियो में आप देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। वहां पे बस की जगह कार थी और कुछ भी अलग नहीं था, सब कुछ सेम है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है मेन की स्पीड डिवाइड बाय कार या बस जो भी दे रखा है आपको, व्हीकल की स्पीड आपको लेनी है। यहाँ पे बस है तो बस ले लेते हैं, इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T2। यहाँ पर T1 है इन बसेज के बीच का टाइम डिफरेंस जो कि है 8 मिनट और T2 है ट्रेवलर और बस के मीट के बीच का टाइम डिफरेंस। मतलब वो जो ट्रेवलर है इन बसेज से कितने मिनट के अंतराल पे मिलता है वो अपने पास है T2। तो यहाँ पे मेन की स्पीड अपन से पूछी जा रही है, बस की स्पीड अपन को दे रखी है 24, T1 यहाँ पे अपन को दे रखा है 8, T2 दे रखा है 6 डिवाइड बाई 6। तो देखिए 6 का ये 4 बार में, तो मेन की स्पीड आ जाएगी 8 माइनस 6 2 इंटू 4 मतलब 8 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो क्वेश्चन है अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो काफी आसान बन जाता है, विदाउट फॉर्मूला तो काफी मुश्किल हो जाएगा सोल्व करना। फॉर्मूला भी वैसे आया यहीं से ही है और इसको मैंने बताया भी हुआ है, तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं। द मीन ऑफ 3 नंबर्स इज 15 इफ 2 इज एडेड टू ईच ऑफ दीज नंबर्स व्हाट विल बी द न्यू मीन। तो देखिए बोला जा रहा है कि 3 नंबर का जो मीन है वो 15 है। अगर तीनों नंबर में मैं 2 को ऐड करता हूं तो नया मीन क्या होगा। तो देखिए मीन के केस में आपको एक बात को ध्यान रखना है कि अगर सेम नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो फिर मीन में भी सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे यहां पर इस 2 को तीनों नंबर में अगर ऐड किया जा रहा है तो नया मीन में ये 2 ऐड हो जाएगा, तो जो न्यू मीन होगा
वो अपने पास हो जाएगा 15 प्लस 2 दैट इज 17। ऑप्शन नंबर ए। अगर ये 2 को सब्ट्रैक्ट किया जाता तीनों नंबर में से तो फिर न्यू मीन भी 15 माइनस 2 दैट इज 13 हो जाता। अगर सेम नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो फिर नए मीन में भी वो सेम नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है, और अगर सेम नंबर को डिवाइड किया जाता है तो फिर नए मीन में भी वो सेम नंबर डिवाइड हो जाता है। तो यहां पर ऐड कर रहे हैं, इस वजह से नए मीन में वो नंबर ऐड हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 15 प्लस 2 17। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर दैट लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 5 अपॉन डिवीजन बाय ईच ऑफ 12 15 20 इज डिवाइडेड बाय 4। देखिए अपन से पूछा जा रहा है कि एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है जिसको 12 15 और 20 से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर बचता है। अगर मैं सेम नंबर को 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो यहां पर इस तरीके के क्वेश्चन को आपने बहुत बार किया हुआ है, बस फर्क यहां पर इतना है कि यहां पर आपको 3 नंबर दे दिए और जो आप क्वेश्चन करते थे उसमें 1 नंबर होता था। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता था कि आपसे बोल दिया जाता था कि मैंने एक नंबर n को 12 से डिवाइड किया है और रिमाइंडर यहां पे मेरे पास 5 बचा, तो अगर सेम नंबर n को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा? तो उस केस में आप देखते थे कि जो 12 है वो 4 का मल्टीपल है, तो फिर सीधा सीधा 5 को 4 से डिवाइड करते थे और रिमाइंडर आपके पास 1 आ जाता था। तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे, भले ही अपन यहां पे 3 अलग अलग नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अपन को इतना ध्यान रखना है कि इन तीनों में से क्या एक भी नंबर ऐसा है क्या जो 4 का मल्टीपल है। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक क्या दो नंबर है, लेकिन अगर केवल एक नंबर भी 4 का मल्टीपल होता तब भी अपना काम चल जाता। और मैं बोल सकता हूं कि 12 जो है वो 4 का मल्टीपल है। दैट मीन्स कि यहां पर भी अपन को सेम काम करना है, कुछ नहीं करना। उस 12 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बच रहा था, केवल और केवल उस रिमाइंडर को अपन को 4 से डिवाइड करना है। तो 5 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, 5 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? मैं बोल सकता हूं 1 के बराबर आ जाएगा, और यही अपना आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहां पर अगर इन तीनों में एक भी नंबर ऐसा नहीं होता जो 4 का मल्टीपल होता, तो फिर उस केस में वो नंबर अपन को निकालना पड़ता। तो वो नंबर कैसे निकालते? तो उसका आसान सा तरीका है, इन तीनों का आप ले लीजिए एलसीएम। 12 15 और 20 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 60। तो जो नंबर आप मानेंगे वो बन जाता है अपने पास 60n प्लस 5, क्योंकि जब मैं इसको 12 से डिवाइड करूंगा तो 60n पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 रिमाइंडर आ जाएगा। जब मैं इसको 15 से डिवाइड करूंगा तो फिर से 60n पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज 60 जो है वो 15 का मल्टीपल होता है, और यहां पर भी 5 रिमाइंडर बच जाएगा। सेम तरीके से 20 से डिवाइड करने पर भी 60 पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 रिमाइंडर आ जाएगा। अब इस नंबर को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो यहां पर आप देखिए 60 जो है वो 4 का भी मल्टीपल है, तो इस वजह से ये 60n आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और केवल रह जाएगा 5 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो मैं बोल सकता हूं कि इतना कुछ भी नहीं करना था, डायरेक्ट जो रिमाइंडर अपन को आ रहा था उसको 4 से डिवाइड करना था, बस हो गया काम। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर अपन को बोल रहा है कि कंटेनर ए कंटेन्स 30 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क कॉस्टिंग ₹40 पर लीटर एंड कंटेनर बी कंटेन्स 50 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क कॉस्टिंग ₹50 पर लीटर। तो देखिए यहां पे आपको 2 कंटेनर दे रखे हैं। कंटेनर ए है जिसमें 30 लीटर मिल्क है और इसकी जो कॉस्ट है वो ₹40 पर लीटर है। फिर कंटेनर बी है, कंटेनर बी में 50 लीटर मिल्क है और इसकी जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज पर लीटर है। बोला जा रहा है द एंटायर कंटेंट्स आर मिक्स टुगेदर बाय हाउ मच इज द एवरेज कॉस्ट पर लीटर ऑफ द मिक्सचर मोर और लेस देन द एवरेज कॉस्ट पर लीटर ऑफ कंटेनर ए मिल्क। तो बोला जा रहा है कि दोनों कंटेनर का जो कंटेंट है उसको मिक्स कर दिया जाता है और मिक्स करने पे मिक्सचर की जो एवरेज कॉस्ट आती है वो ए वाले कंटेनर के एवरेज कॉस्ट से कितनी ज्यादा या कम है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि ए वाले कंटेनर की जो एवरेज कॉस्ट है वो तो 40 रुपए ही होगी, जो कि उसने लिख के भी दिया हुआ है 40 रुपए पर लीटर। तो अब यहां पर अपन को देखना है कि जो मिक्सचर है उसकी एवरेज कॉस्ट कितनी आती है। तो सबसे पहले यहां पे अपन को मिक्सचर बनाना पड़ेगा। तो मैं बोल सकता हूं ए वाले कंटेनर का जो टोटल होएगा अमाउंट वो हो जाएगा 30 × 40, 30 लीटर और 40 रुपए पर लीटर। और बी वाले कंटेनर का जो टोटल अमाउंट होगा वो हो जाएगा 50 × 50, 50 लीटर इंटू 50 रुपए पर लीटर डिवाइड बाय मिक्सचर है यहाँ पे। तो मिक्सचर के लिए अपन क्या करते हैं, जो टोटल क्वांटिटी है उससे डिवाइड करते हैं। टोटल क्वांटिटी यहाँ पे बनेगी 30 + 50 मतलब 80 लीटर। तो देखिए 1 0 तो ये कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये आ गया 4 × 12 मतलब 120, ये आ गया 250। तो कितना आ जाएगा अपने पास, तो ये अपने पास आ गया 370/8 और 370/8 अगर आप करेंगे तो 8 चौको 32, 37 - 32 5 का मतलब 50, तो 8 का 6 बार में 48 और 20 आया, 20 का मतलब 8 दूनी 16, फिर 4 का मतलब 8 पंजे 40। तो ये आ गया आपके पास 46.25। अब अपन से पूछा जा रहा है कि जो मिक्सचर है वो ए से कितना ज्यादा या कम है।
तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ मिक्सचर जो है वो 46.25 आया और ए अपने पास था 40, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि 6.25 ज्यादा है कौन, मिक्सचर। तो आंसर क्या हो जाएगा 6.25 मोर। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है 6.25 के साथ, एक तो मोर और लेस, तो लेस नहीं है, ध्यान रखना है, मोर है। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। द रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 15 सेंटीमीटर, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो देखिए यहाँ पे आपको एक राइट सर्कुलर कोन दे रखा है और इसकी रेडियस और हाइट अपन को दे रखी है। रेडियस तो है अपने पास 8 के बराबर और हाइट अपने पास है 15 के बराबर। अपन से इसका टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो जो कोन होता है उसका टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब यहां पर आप देखिए आर तो अपने पास है लेकिन एल नहीं है, तो अपन जानते हैं कि ये हाइट, रेडियस और एल मतलब स्लेंट हाइट तीनों आपस में एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं और 8, 15, 17 ये अपने पास ट्रिपलेट होता है। तो मैं बोल सकता हूं जो स्लेंट हाइट है वो हो जाएगा 17 के बराबर। तो यहाँ पे आपको सीधा स्लेंट हाइट मिल गया। पाई को पाई रहने देते हैं बिकॉज चारों ऑप्शन में पाई है। रेडियस है अपने पास 8 और ये आ जाएगा 17 प्लस 8, 17 प्लस 8 25, 25 इंटू 8 200, तो ये आ गया 200 पाई। ऑप्शन नंबर बी। Ramanand spent 48% of his income on food, 25% on house rent, 12% on conveyance, and 60% of the remaining on children's education. Find the percentage of his income left with him. तो देखिए बोला जा रहा है कि रामानंद जो है वो अपनी इनकम का 48% फूड पर खर्च करता है। तो यहां पे सबसे पहले तो रामानंद की इनकम को मैं मान लेता हूं 100%। अब इसमें फूड पर 48% खर्च कर रहा है, फिर हाउस रेंट पर 25% खर्च कर रहा है और कन्वीनियंस पर 12% खर्च कर रहा है। फिर बोला जा रहा है कि अब जो बच गया उसका 60% चिल्ड्रन की एजुकेशन पर खर्च करता है। तो अब यहां पर अपन देख लेते हैं कितना बच गया। तो इन सबका अगर आप सम करेंगे तो 8 और 2 10, 10 और 5 15 की 5, एक कैरी चला गया, तो ये 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 4 8, मतलब टोटल 85% उसने खर्च कर दिया। तो 100 माइनस 85 मतलब 15% अब उसके पास बच गया। इस 15% का भी 60% तो वो चिल्ड्रन की एजुकेशन पर खर्च करता है। तो अपन से पूछा जा रहा है कि अब उसके पास कितनी इनकम बच जाएगी। तो मैं बोल सकता हूं कि इस 15% का 60% चिल्ड्रन की एजुकेशन पर खर्च हो गया, तो अब उसके पास कितना बच गया, तो 15% का 40% उसके पास रह गया। 40% मतलब 40/100। तो ये 20 से 2 बार में, 20 से 5 बार में और ये 5 से 3 बार में। दैट मीन्स कि कितना उसके पास रह गया, तो मैं बोल सकता हूं 6% रह गया। ऑप्शन नंबर सी। The total surface area of a solid hemisphere is 155 सेंटीमीटर स्क्वायर, its radius is। तो यहां पर आप देखिए सॉलिड हेमिस्फीयर की बात की जा रही है। सॉलिड हेमिस्फीयर मतलब इस तरीके से आप कटोरी मान सकते हैं, बाउल। तो इसमें अपन जानते हैं कि जो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है वो इक्वल टू होता है 3 पाई आर स्क्वायर, जहां पर पाई आर स्क्वायर तो इसके टॉप का एरिया होता है और इसका जो ये कर्व्ड पार्ट है इसका एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो मिला के जो इसका टोटल सरफेस एरिया बनता है वो बनता है 3 पाई आर स्क्वायर, जिसकी वैल्यू अपन को दे रखी है 155। तो यहाँ पे अपन से रेडियस पूछ रहा है, तो पाई को अपन ले लेते हैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 155। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भी कैंसिल आउट तो नहीं होगा, तो अपन डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। तो आर इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ स्क्वायर रूट में ये 7 इंटू 155 डिवाइड 22 इंटू 3 66 और फिर बन जाएगा स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 ऑप्शन है जिनका डिनोमिनेटर 66 है। ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता बिकॉज इसका डिनोमिनेटर 1032 है। तो यहां पर मैं यूनिट डिजिट से चल सकता हूं। ऊपर में अगर आप देखेंगे तो 7 पंजे 35, मतलब यूनिट डिजिट जो आएगी न्यूमरेटर की वो आएगी 5, जो कि एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो यही अपना आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 93। तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों में कौन सा ऑप्शन जो है वो 93 से डिवाइड होगा। सबसे पहले तो अगर मैं 93 को तोड़ना चाहूं तो 93 अपना हो जाता है 3 इंटू 31, जहां पे 3 और 31 दोनों ही आपस में कोप्राइम नंबर है। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर नंबर 93 से डिवाइड होगा तो फिर उसको 3 और 31 दोनों से डिवाइड होना पड़ेगा। तो अब यहां पर आप देखिए 3 तो एक छोटा नंबर है जिसका डिविजिबिलिटी रूल भी अपन जानते हैं कि सम ऑफ ऑल द डिजिट डिवाइड बाय 3। तो सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शन 3 से डिवाइड हो रहे हैं, सो दैट कि जो नहीं हो रहे उनको तो अपन डायरेक्ट एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पर 3 के लिए जो भी 3 का मल्टीपल बनता जाए उसको आप हटाते जाइए। जैसे 9 3 का मल्टीपल है, हटा दीजिए। 6 3 का मल्टीपल है, हटा दीजिए। 5 और 4 9, ये भी 3 का मल्टीपल, हटा दीजिए। फिर आपके पास आ गया 8 + 7 15, और 15 भी 3 का मल्टीपल होता है। दैट मीन्स कि ये पूरा नंबर जो है वो 3 का मल्टीपल है। तो ये अपना आंसर हो सकता है, इसको अपन होल्ड पे रखते हैं। फिर इधर चलते हैं अपन, तो ये 5 और 4 9 हटा देते हैं, फिर 6 हटा देते हैं,
8 और 8 हो गया 16, और 16 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं होता, दैट मीन्स कि ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर ये 3 से डिवाइड नहीं होगा तो फिर ये 93 से भी डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसको तो मैं सीधा एलिमिनेट कर सकता हूं। फिर यहां पर अगर आप चलेंगे तो देखिए ये 6 हटा देते हैं, 8 और 7 15, 15 3 का मल्टीपल होता है तो हटा देते हैं। फिर 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 भी 3 का मल्टीपल होता है, दैट मीन्स कि ये ऑप्शन भी पॉसिबल है। इधर अगर आप चलेंगे तो 9 3 का मल्टीपल है, हटा देते हैं। 5 और 1 6, हटा देते हैं। फिर 6 हटा देते हैं। 8 और 5 आ गया 13, और 13 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं होता, दैट मीन्स कि ये फिर 93 से भी डिवाइड नहीं हो सकता, तो ऑप्शन डी भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो अब आपके पास बच गए दो ऑप्शन ए और सी। अब इन दोनों को आपको 31 से डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। तो अब आप देखिए अपन दोनों को चेक नहीं करेंगे, इनमें से किसी एक को ही अपन देखेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने ए को देखा, ए अगर 31 से अपना डिवाइड हो गया तो फिर ए ही अपना आंसर हो जाएगा, फिर सी को चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक से ज्यादा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। और अगर ए आंसर नहीं हुआ तो फिर ऑटोमेटिकली मैं बोल सकता हूं कि सी आंसर हो जाएगा, बिकॉज कोई ना कोई एक ऑप्शन तो आंसर होना ही है। अगर एक भी ऑप्शन आंसर नहीं हुआ तो फिर तो क्वेश्चन ही बोनस है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं लेनी। तो यहां पर आप इन दोनों में जिसको भी चाहे उसको 31 से डिवाइड करके देख लीजिए। तो आप चाहे तो चलिए अपन ऑप्शन ए को ही देख लेते हैं। तो 8 5 6 4 9 7, इसको 31 से डिवाइड कर लेते हैं। 31 का ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 62, तो ये आपके पास आ गया 23, और ये 6 नीचे आ जाएगा। 31 का ये 7 बार मैं बोल सकता हूँ, 7 एकम 7, 7 3 21, तो ये आ गया 16 में से 7 गया तो 9, और 2 में से 1 गया 1, फिर ये अपने पास आ गया 4। 31 का आप बोल सकते हो 6 बार में 186, देखिए 14 में 6 गया 8, और 18 में से 18 गया 0, तो 4 के बाद आ गया 9। 31 का 2 टाइम्स 62, 9 में 2 गया 7, 8 में 6 गया 2, और ये आ गया 7। तो यहां पर 31 का जो है अगर आप देखेंगे तो 9 टाइम्स होता है अपने पास 279, लेकिन ये 277 है, दैट मीन्स कि ये 8 बार जाएगा, और मैं बोल सकता हूं कि ये पूरी तरीके से कैंसिल आउट नहीं होगा। यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर रह जाएगा, कितना रिमाइंडर रह जाएगा, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि 29 रिमाइंडर रह जाएगा। तो बोल सकते हैं कि ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। तो अगर ए पॉसिबल नहीं है तो फिर ऑटोमेटिकली अपन बोल सकते हैं कि सी अपना आंसर हो जाएगा। अब उसको चेक करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस के लिए आप चेक कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में फालतू में अपना टाइम खराब ना करें। अगर ए पॉसिबल नहीं है, बी पॉसिबल नहीं है, डी भी पॉसिबल नहीं है, तो फिर एकमात्र ऑप्शन बचता है जिसको आंसर होना ही है। अगर वो भी आंसर नहीं हुआ तब तो क्वेश्चन ही बोनस है, तब तो कोई टेंशन ही नहीं लेनी। LMNO is a cyclic quadrilateral such that angle M equal to 102. The tangents at L and N meet at a point P. What is the measure of angle LPN? तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि LMNO एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो चलिए सबसे पहले तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपन ने बना लिया, यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं LMNO। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एंगल M जो है वो 102 डिग्री है, और L और N इन दोनों पे टेंजेंट है जो कि एक दूसरे को पॉइंट P पर मीट कर रहे हैं, तो ये अपना पॉइंट हो जाएगा P के बराबर। तो यहां पर अपन से LPN मतलब ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। तो देखिए इसके लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो L और N को इनके जो सेंटर है उससे मिला देता हूं। तो ये अपन ने सेंटर मान लिया, लेट से O डैश। तो अब यहां पर अपन जानते हैं कि ये जो LONM ये जो है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का जो सम है वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर मैं LON निकालना चाहूं तो ये अपने पास हो जाएगा 180 माइनस 102। 180 में से अगर आप 102 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 78। ये आ गया अपने पास 78। फिर अपन जानते हैं कि अगर सेम पॉइंट से, जैसे कि L और N अपने ये दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट जो है सरकमफ्रेंस पर जो एंगल बनाएंगे वो हमेशा सेंटर पे बनने वाले एंगल का हाफ होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि सेंटर पे जो एंगल बनता है वो सरकमफ्रेंस पर बनने वाले एंगल का डबल होता है। तो यहाँ पे 78 का डबल, दैट मींस ये कितना हो जाएगा, तो ये अपने पास हो जाएगा 156 डिग्री। तो ये वाला एंगल आ जाएगा 156। फिर यहां पर अगर मैं बात करूं तो LO'NP ये आपस में क्या है, ये फिर से क्वाड्रिलेटरल है आपके पास, जहां पर LO' और LP ये दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, बिकॉज LP है टेंजेंट, LO' ये है रेडियस। तो रेडियस और टेंजेंट उनके पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। सेम तरीके से यहां पर भी 90 और यहां पर भी 90। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके चारों एंगल का सम 360 होगा, जिसमें इन दोनों का सम हो गया 180। तो मैं बोल सकता हूं कि बाकी दो एंगल बचे उनका सम 180 होगा, तभी जाके 180 प्लस 180 360 होगा। तो ये वाला जो एंगल है अपने पास LPN ये हो जाएगा 180 माइनस 156, जो कि हो गया 24 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा 24, और यही अपन से पूछा जा रहा था, ऑप्शन नंबर डी।
इफ x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y एंड y इक्वल टू 6 व्हेन x इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इक्वल टू 32। तो देखिए बोला जा रहा है कि x जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है y के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हो जाता है 1/y, और यहां पर ये जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन जो है इसको हटाते हैं अगर अपन, तो फिर एक कांस्टेंट अपन को लगाना पड़ता है, लेट्स से c। तो ये बन गया x इक्वल टू सी वाई वाई। अब यहां पर आपको y और x की वैल्यू दे रखी है, इन दोनों वैल्यू की मदद से आपको सबसे पहले c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे x को 4 डाल दीजिए और y को डाल दीजिए 6। तो यहाँ पे c आपके पास आ जाएगा 6 × 4 दैट इज 24। तो यहाँ पर मेरे को c की वैल्यू मिल चुकी है। अब y इक्वल टू 32 पे x की क्या वैल्यू होगी ये अपन से पूछा जा रहा है। तो ये बन जाएगा x इक्वल टू c आ गया 24 और y है 32, तो 24/32। तो यहाँ पर 8 से 3 बार में, 8 से 4 बार में, तो x इक्वल टू आ गया 3/4, ऑप्शन नंबर सी। द रेशियो ऑफ द cost price of article X and Y is 2:3. A man earns a profit of 43% by selling X and loses 12% by selling Y. What is his gain or loss percent in the entire transaction? तो देखिए बोला जा रहा है कि दो आर्टिकल है, दोनों की कॉस्ट प्राइस का रेशियो अपन को दे रखा है। तो अपन यहां पर क्या करते हैं, आर्टिकल X की जो कॉस्ट प्राइस है उसको 2 रुपीज मान लेते हैं और Y की मान लेते हैं 3 रुपये। अब यहां पर बोला जा रहा है कि X में 43% का प्रॉफिट होता है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि कितना प्रॉफिट होगा, 2 पर 43%, दैट मीन्स 2 × 43%। और फिर y में 12% का लॉस होता है, तो लॉस मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, -12%। और अपन से पूछा जा रहा है कि ओवरऑल गेन या लॉस परसेंटेज कितना होगा। तो यहां पर अपन क्या करते हैं, मान लेता हूं कि ओवरऑल x% का गेन हुआ है, तो जो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस बनेगी वो कितनी बनेगी, 2 + 3 5, दैट मीन्स कि 5 रुपए पे x% का गेन। अगर ये गेन होएगा तब तो x पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर लॉस होएगा तो फिर x की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो गेन या लॉस में चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपन x को x मान लेते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये परसेंट साइन तो अपना कैंसिल आउट हो जाएगा। ये अपने पास बन गया 86, ये बन गया 12 × 36 इक्वल टू आ गया 5x। तो x इक्वल टू आ जाएगा 86 - 36 हो गया 50, 50/5 10, दैट मीन्स कि पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि गेन हुआ है, और कितने का, 10% का, ऑप्शन नंबर बी। The amount payable after 1 year on a principal of 10,000 at 6% per annum compounded half yearly is। तो देखिए यहाँ पे आपको टाइम दे रखा है 1 साल का, प्रिंसिपल आपको दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है पर एनम, लेकिन जो कंपाउंड अपन कर रहे हैं वो हाफ ईयरली कर रहे हैं, और यहां पर आपसे अमाउंट पूछ रहा है। तो अमाउंट इज इक्वल टू होता है अपने पास प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब आप यहां पे देखिए सबसे पहले तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम अपन को दे रखा है, इसको अपन को हाफ ईयरली में चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज कंपाउंड अपन हाफ ईयरली कर रहे हैं। तो जितने टाइम पर कंपाउंडिंग की जाती है उतने ही टाइम की रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो 12 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 6% है, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा, उसका आधा मतलब 3%। और यहां पर मैं बोल सकता हूं कि 1 साल में 2 बार 6 महीने आते हैं, दैट मीन्स कि ये 2 बार कंपाउंड होगा, और 2 बार कंपाउंड होने पे जो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा उसका फॉर्मूला अपन जानते हैं, वो होता है 2x + x²/100। तो यहां पे x की वैल्यू आप 3 डाल दीजिए, 3 दूनी 6, 3 का स्क्वायर 9/100, दैट मीन्स आ गया अपने पास 6.09%। इसका मतलब ओवरऑल जो अपन को इंटरेस्ट मिलेगा वो 6.09% का मिलेगा। प्रिंसिपल को अपन मान लेते हैं 100%, और कंपाउंड इंटरेस्ट अपन को मिल रहा है 6.09%। तो जो अमाउंट अपन को मिलेगा वो मिलेगा 106.09%, और ये 106.09% किसका मिलेगा। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि 100% की जो वैल्यू है वो अपन को दे रखी है 10,000, क्योंकि वो अपन का प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल को अपन ने माना है 100%, और अपन से 106.09% की वैल्यू पूछी जा रही है। तो यहां पर आप देखिए 1% की वैल्यू आ गई 100, तो 106.09% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 106.09 × 100, दैट इज 10,609। तो ये हो गया अपना अमाउंट, ऑप्शन नंबर सी। सिंप्लीफाई दिस, तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक आसान सा सवाल है, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि x² के कोफिशिएंट आपस में ऐड हो जाएंगे। ये है 4/2x², ये है 4/2x², 4/2 2, तो ये बन गया 2 + 2 4x²। फिर ये है 4x और ये है -7x, तो 4x - 7x करेंगे तो -3x। फिर ये है -2/2, ये है +6/2, ये 2/2 कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा, और ये 2 का 3 टाइम्स, तो ये बन गया -1 + 3, 3 में से 1 गए तो 2, तो ये बन गया 4x² - 3x + 2, ऑप्शन नंबर सी। A value is increased by 10% and then increased by 20%. What is the net percentage increase? तो देखिए नेट परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज इसका फॉर्मूला अपन जानते हैं। अगर 2 वैल्यू आपको दे रखी है तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है x1 + x2
प्लस x1 x2 बटा 100। अगर 3 वैल्यू दे रखी होती तो उसके लिए फॉर्मूला बनता x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस x3 x1 डिवाइड बाय 100 प्लस x1 x2 x3 डिवाइड बाय 10,000। अब ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको देखे देखे लग रहे होंगे। थोड़ी देर पहले अभी अपन ने डिस्काउंट में भी सेम तरह का फॉर्मूला इस्तेमाल किया था, बस वहां पे और यहां पे अंतर क्या है कि डिस्काउंट वाले में यहां पे प्लस की जगह माइनस था। तो जब आपको पास 3 सक्सेसिव डिस्काउंट को सिंगल डिस्काउंट में चेंज करना हो तो सेम ही फॉर्मूला होता है, बस प्लस की जगह यहां पे माइनस आ जाता है। और अगर दो में दो बात करें तो यहां पर भी प्लस की जगह माइनस आ जाता है। बस इतना सा अंतर होता है सक्सेसिव डिस्काउंट वाले फॉर्मूले में और नेट परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज वाले फॉर्मूले में। यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि वहां पे तो जो अपने पास सक्सेसिव डिस्काउंट होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव ही चलते हैं, लेकिन यहां पे नेट परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज आपसे पूछे तो x1 x2 x3 ये इनके साइन के साथ आएंगे। अगर इंक्रीज हुआ है तो पॉजिटिव साइन और डिक्रीज हुआ है तो नेगेटिव साइन। यहां पर दोनों इंक्रीज है, इस वजह से दोनों ही पॉजिटिव वाले साइन के साथ आएंगे। लेकिन अगर इनमें एक इंक्रीज होता और एक डिक्रीज होता तो फिर डिक्रीज वाले को मेरे को नेगेटिव साइन के साथ लेके चलना पड़ता। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं ये वाला फॉर्मूला अपन इस्तेमाल करेंगे तो ये आ जाएगा 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 बटा 100। तो आप देखिए ये 2 जीरो अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 और 20 हो गया 30 और ये हो गया 2, दैट मीन 32%। इसका मतलब ओवरऑल जो है वो नेट परसेंट इंक्रीज होगा 32% का, और पॉजिटिव हुआ है इसका मतलब है कि इंक्रीज। अगर ये नेगेटिव आता तो फिर मतलब होता डिक्रीज, लेकिन यहां पर दोनों इंक्रीज है इस वजह से उनका नेट परसेंट इंक्रीज भी इंक्रीज ही होगा। तो मैं बता रहा हूं आपको कि अगर अगली बार कभी यहां पे नेगेटिव साइन आए तो उसका मतलब होता है डिक्रीज। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सर्ट्स एंड इंडिसेस का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो अपन जानते हैं कि ये जो 4 का क्यूब है इसको मैं लिख सकता हूं 2 के स्क्वायर का होल क्यूब। फिर सेम तरीके से इसको मैं लिख सकता हूं 2 के स्क्वायर का होल पावर 4, और इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4 डिवाइड बाय नीचे में 4 को लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर की होल स्क्वायर, और 8 अपने पास होता है 2 का क्यूब। फिर यहां पर अपन जानते हैं कि अगर a की पावर m की होल पावर n हो तो उसको अपन लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n, मतलब पावर को अपन आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा अगर आपके पास a की पावर m प्लस a की पावर n हो, सॉरी प्लस नहीं, मल्टीप्लाई अगर a की पावर n हो तो उसको आप लिख सकते हो a की पावर m प्लस n, मतलब अगर बेस सेम होता है तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। तो यहां पर सबसे पहले तो मैं बोल सकता हूं कि ये अपने पास बन जाएगा 2 इंटू 3, ये बन जाएगा 2 इंटू 4, और यहां पर ये तीनों मल्टीप्लाई में है तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8 प्लस 4 डिवाइड बाय सेम तरीके से नीचे में 2 इंटू 2 4 प्लस 3। तो ऊपर में तो आपके पास बन गया 2 की पावर 18, नीचे में बन गया 2 की पावर 7। तो अब यहां पर सेम प्रॉपर्टी आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहीं अगर मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड होता है तो फिर पावर में प्लस की जगह माइनस आ जाता है, तो ये डिवाइड में है तो ये आ जाएगा 2 की पावर 18 माइनस 7, दैट मीन्स 2 की पावर 11, और 2 की पावर 11 है मतलब 2 का मल्टीपल है। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो एकमात्र ऑप्शन है जो कि 2 का मल्टीपल है 2048, बिकॉज 2 का मल्टीपल होने का मतलब क्या है कि जो यूनिट डिजिट है वो इवन होनी चाहिए, जो कि एकमात्र ऑप्शन की ऑप्शन नंबर बी। और वैसे 2 की पावर 11 आपको डायरेक्ट भी ध्यान होना चाहिए, 2 की पावर 10 जो है वो 1024 के बराबर होता है, तो ये हो गया 2 की पावर 10, और 2 की पावर 11 करना है तो यहां पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा 2048, ऑप्शन नंबर बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो देखिए सेम तरीका क्वेश्चन थोड़ी देर पहले भी आया था, जो अपना शिफ्ट 1 था उसमें भी सेम तरह के क्वेश्चन 2 थे, और शिफ्ट 2 में भी सेम तरह के क्वेश्चन 2 है, मतलब एकदम बैलेंस करके उन्होंने क्वेश्चन पेपर को बनाया है। वहां पर भी वो मेन और कार वाला क्वेश्चन था, यहां पर भी मेन और कार वाला क्वेश्चन है। लगभग काफी हद तक पेपर जो है वो बैलेंस रहा है दोनों शिफ्ट में। तो यहां पर अपन क्या करते हैं, पहले तो ये 3/2 माइनस 3/5 इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहां पर 5 दूनी 10 एलसीएम आ गया, 2 का 5 बार में, 5 3 15, 5 का 2 बार में, 3 दूनी 6, तो ये आ गया अपने पास 9/10। फिर यहां पर ये ब्रैकेट को अपन सोल्व कर लेते हैं, पहले डिनोमिनेटर को देख लेते हैं। तो 1 + 3/7, तो ये आ जाएगा अपने पास 7 + 3/7, दैट इज आ जाएगा 10/7, और ये 1 अपॉन में है 10/7, तो ये अपने पास बन गया 7/10। तो यहां पर आप देखिए ब्रैकेट आ गया 7/10, और बाकी 3/2 माइनस 3/5 जो था वो आ रहा था 9/10। तो यहां पे एलसीएम आ गया 10, और 9 और 7 16, 2 से अगर आप काटेंगे तो 8/5, ऑप्शन नंबर ए। सिंप्लीफाई। तो चलिए सेम तरीका क्वेश्चन जो अपना शिफ्ट 1 था उसमें भी था, थोड़ा सा लगे लेकिन लगभग है, तो मैं बोल सकता हूं कि पेपर पूरी तरीके से बैलेंस है, 1-2 क्वेश्चन का ही अंतर आपको मिलेगा।
तो यहाँ पे ये आ गया 0.5 प्लस, सबसे पहले तो इस ब्रैकेट को अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये अपने पास बन जाएगा 2.54 डिवाइड बाई 1.2, ये डिसमल आपस में कैंसिल आउट हो गया और ये 12 का 2 बार में, तो इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 2। तो ये अपने पास बन गया 0.5 प्लस 0.2 इंटू 4.8 डिवाइड 2 माइनस 0.9 डिवाइडेड 2। अब यहाँ पर आप देखिए इन सब में जो सबसे ज्यादा प्राथमिकता है वो होती है अपने पास डिवाइड की। तो सबसे पहले अपन को डिवाइड परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर आप चाहे तो डायरेक्ट कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। ये अपने पास क्या बन जाता है, तो ये बन जाता है 4.8 बाई 2। तो 2 से अगर आप इसको काटेंगे तो ये बन जाएगा 2.4 और ये अपने पास बन जाता है 0.9 बाई 2 और 2 से अगर आप इसको काटेंगे तो ये बन जाएगा 0.45। तो ये अपने पास आ गया 0.5 प्लस 0.2 इंटू 2.4 माइनस 0.45। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 0.5 है ही सही। और अगर इसकी मैं बात करूं 0.2 इंटू 2.4 तो 24 का 2 बार में हो जाता है 48 और यहाँ पर डिसमल के बाद 1 डिजिट, इधर भी डिसमल के बाद 1 डिजिट, तो ओवरऑल डिसमल के बाद 2 डिजिट होगी। तो ये अपने पास बन जाएगा 0.48 माइनस 0.45। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.48 में से अगर आप 0.45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.03 आ जाएगा और ये बन गया 0.5 प्लस 0.03 दैट इज 0.53। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्योर घी कॉस्ट 86 पर केजी आफ्टर एडल्ट्रेटिंग इट विथ वेजिटेबल ऑयल कॉस्टिंग 43 पर केजी। ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स द मिक्सचर एट ए रेट ऑफ 80 पर केजी thereby making a profit of 60%. In what ratio does he mix the two? देखिए बोला जा रहा है कि एक प्योर घी है जिसकी कॉस्ट प्राइस है 86 पर केजी और एक वेजिटेबल ऑयल है जिसकी कॉस्ट प्राइस है 43 पर केजी। इन दोनों को अपन मिलाते हैं और जो मिक्सचर बनता है उसको 80 पर केजी में बेचते हैं। यहां पर बोला जा रहा है कि मिक्सचर को 80 पर केजी में बेचने पर 60% का प्रॉफिट हो रहा है। तो अपन से पूछा जा रहा है कि इन दोनों को अपन ने किस रेशियो में मिलाया था। अब यहां पर आप देखिए यहाँ पे ये जो आपको रेट दे रखी है 80 पर केजी, ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये आपके पास सेलिंग प्राइस है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी क्योंकि प्योर घी और वेजिटेबल ऑयल इन दोनों की आपको कॉस्ट प्राइस दे रखी है। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन में आपको जो यूनिट होती है उसको सेम रखना पड़ता है। अगर अपन कॉस्ट प्राइस में बात कर रहे हैं तो फिर सब कुछ कॉस्ट प्राइस में ही होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो अपने पास मिक्सचर है इसको भी मेरे को कॉस्ट प्राइस में ही चेंज करना पड़ेगा। अब बोला जा रहा है कि 60% का प्रॉफिट है, तो जैसे अगर मैं कॉस्ट प्राइस को 100% मान लूं तो 60% प्रॉफिट के बाद जो सेलिंग प्राइस बनेगी वो अपनी कितनी बन जाएगी, वो बन जाएगी 160%। इसका मतलब 160% की वैल्यू मेरे को दे रखी है 80 और यहां पर मेरे को कितने की वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो ये 160 से अपना 0.5 टाइम्स हो जाएगा, मतलब हाफ टाइम। तो ये बन गया 100 इंटू 0.5 दैट इज 50। इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस है वो आ जाएगी 50। तो इस तरीके से आप मिक्सचर एंड एलिगेशन का कंसेप्ट लगा लीजिए, इस तरीके से एरो बना लीजिए और जिस डायरेक्शन में एरो जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में अपन को सब्ट्रैक्ट करना है और सब्ट्रैक्ट हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो 86 माइनस 50 अगर आप करेंगे तो 36 और 50 माइनस 43 अगर आप करेंगे तो 7। तो जो अपना रेशियो बनेगा वो बनेगा 7:36, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक करते करिए। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है बनाने का। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह का और भी क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहेगा। और अब यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी 2025 का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, तो काफी लोग उसके लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो उनके लिए एक खुशखबरी है मेरी तरफ से। 2024 आरआरबी का जो पेपर हुआ था एनटीपीसी का, जो कि हुआ था 2025 में, लेकिन कहलाएगा वो 2024 वाला क्योंकि जो उसका नोटिफिकेशन था वो 2024 में आया था। तो उसका जो एनटीपीसी का पेपर हुआ था उसमें जितने भी क्वेश्चन हुए थे उन सबको मैं चैप्टर वाइज कराने वाला हूं। तो वो आपकी प्रैक्टिस के लिए सबसे बढ़िया तरीका है। अगर आप चैप्टर वाइज उनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफी फायदा उससे मिलेगा। तो उसको आप जरूर करके जाना, कुछ दिन में मैं उसको स्टार्ट कर दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।